students. So this is Mohit Bansal, and you know very well me if you watches my lecture regularly. And शुरुआत करते हैं यार, अपना यही काम है बस, और क्या काम है ना। तो मेरा नाम मोहित बंसल एंड currently I am studying मैंने in MIT जयपुर as an electrical engineering and ये जस्ट मैंने मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स में, तो उस इंटरेस्ट को इस तो उस इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए मैं जो है यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ जस्ट फॉर सेक माय इंटरेस्ट ना। एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कोई बटन बटन नहीं है, ठीक है। जो हमें मोटिवेशन मिलता रहे बस ये है, और क्या है, ठीक है। सॉल्यू ना। तो तो पिछली कुछ क्लासेस में हमने जो है क्या कर लिया था, बहुत कुछ कर लिया था, है ना। हमने जो है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वगैरह कर लिया था, काफ़ी कुछ कर लिया था। केवल हमारा एक टॉपिक बच रहा था, वो प्रोजेक्टाइल इन इनक्लाइन प्लेन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल ऑन इनक्लाइन, ठीक है। देखो, 1 घंटे का वीडियो है, 1 या 1.25 घंटे के वीडियो को पूरा अच्छे से मन लगा के देख लोगे ना, तो मेरी गारंटी है प्रोजेक्टाइल जो इंक्लाइन प्लेन के जो सवाल होते हैं ना, उनको आप गारंटी से कर दोगे। नीट वाले जो बच्चे ना, वो तो है ना, केवल इस वीडियो को देख ले, फिर उनको कोई भी सवाल लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी है। ठीक है, जे वाले बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना, इस पर अब हम प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो हम ऊपर की तरफ करें या फिर नीचे की तरफ फेंकें, ठीक है। ये 2 प्रकार के केस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो प्रोजेक्टाइल था ना, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसा समझो, ये जो इंक्लाइन प्लेन पर जो प्रोजेक्टाइल किया ना, मैंने ये ऐसे समझो कि इंक्लाइन पे नहीं किया, मैंने तो बस ग्राउंड पे किया था, ये ऐसे ग्राउंड पे किया था, मैंने ऐसे ग्राउंड पे ऐसे प्रोजेक्टाइल किया था, है ना। अब क्या हो रहा है कि मैं इसके ना, इसके मोशन को है ना ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे किया था मैंने मोशन प्रोजेक्टाइल का ग्राउंड टू ग्राउंड, बीच में कूद पड़ा एक इंक्लाइन प्लेन, तो वो हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। वाह, क्या शायरी बन गई, ठीक है। तो दोबारा सुनाते हैं शायरी। किया था मैंने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड किया था मैंने प्रोजेक्टाइल ग्राउंड टू ग्राउंड, पर बीच में कूद गया इंक्लाइन प्लेन, तो हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ये हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल जो इंक्लाइन प्लेन पर होता है, इंक्लाइन हिंदी वाले बच्चों को बताता हूँ, नततल बोलते हैं इसको हिंदी वाले बच्चे जो है, ठीक है। अब जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, वो खास तौर पर इंग्लिश वर्ड को सीखना शुरू कर दो भाई, ठीक है। कॉलेज में आने के बाद आपको है ना हिंदी का एच भी नहीं मिलेगा, ठीक है, हिंदी का ही भी नहीं मिलेगा कॉलेज में, ठीक है। इसलिए वहाँ पे तुम टीचर से जाके बोलोगे ना, सपोज तुमने ट्वेल्थ तक जो है ना हिंदी में पढ़ाई की है, तो वहाँ पे जाके बच्चों से बोलोगे सर कि ये ना मेरे को एक प्रक्षेप्य गति हो रही है यहाँ पे, वो बोलेगा प्रक्षेप्य क्या है, टीचर उसको बोलेगा प्रक्षेप्य क्या चीज़ है, वो सीधे प्रोजेक्टाइल समझेगा। मान के चलो कोई डाउट पूछा आपने, और डाउट पूछते पूछते कुछ भी डाउट, जैसे कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट है उसमें कोई प्रोजेक्टाइल यूज हो रहा है, अब तुम वहां जाके बोलोगे कि सर कि ना यहाँ पे प्रक्षेप्य गति हो रही है, तो प्रक्षेप्य गति के फॉर्मूले जो है मेरे को याद है, तो मैं उनको लगा सकता हूँ। ये प्रक्षेप्य गति क्या होती है, टीचर सोचेगा प्रक्षेप्य गति क्या होती है, तो है ना। इसलिए
छोटे छोटे जो जितने भी वर्ड है ना, उनको है ना इंग्लिश में अभी से सीखना शुरू कर दो, ठीक है। ये हमारी देश की यही प्रॉब्लम है, ठीक है। ठीक है, तो हो गया ये इंक्लाइन प्लेन ऑन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, शायरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अच्छा, जब ग्राउंड टू ग्राउंड इंक्लाइन मोशन इंक्लाइन होता था, तो ये जो होता है ना, ये जो मोशन ग्राउंड टू ग्राउंड जो इसका जो पाथ होता था, ये सिमेट्रिक होता था। ठीक है, सिमेट्रिक कैसे होता था? जो मैक्सिमम हाइट होती थी उस पर रेंज का आधा होता था। ठीक है, और जो सेम हाइट है, सेम हाइट पर स्पीड भी सेम होती थी। ठीक है, सेम हाइट पर एंगल भी सेम होते थे। ठीक है, एंगल भी सेम हो गए। सेम हाइट पर एनर्जी भी सेम होती थी। ठीक है, काफी कुछ सिमेट्रिक हो रहा है। साइड अब जो साइड वाले पार्ट है वो काफी कुछ सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ना, ठीक है, अब यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट होगी ना, तो ग्राउंड के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट ये होगी h। लेकिन प्रोजेक्टाइल के हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की ये होगी। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन का लॉन्ग देखेंगे तो ग्राउंड के हिसाब से देखा तो मैक्सिमम हाइट ये थी, लेकिन जब इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से देखा तो मैक्सिमम हाइट हमारी ये है। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट पर क्या होता था, मैक्सिमम हाइट पर रेंज का आधा होता था, लेकिन यहाँ पर रेंज का आधा नहीं चलेगा। ठीक है, आप सोचते हो कि मैक्सिमम हाइट जब अचीव होगी तब रेंज का आधा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज का आधापन, यहाँ तो रेंज का आधा बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेंज का आधा मैक्सिमम हाइट पर नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, अब इसके जो फिजिकल एनालिसिस है कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्लाइन प्लेन, अब उसकी तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, हम उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ मैं आपको कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। ठीक है, अब आप ला दो तड़कता भड़कता क्वेश्चन कि भाई ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल, तो पहले ही हम बता रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं। दो कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, इसको भी मिटा देता हूँ ना। कंडीशन हम ये लगा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, ठीक है, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है हमारा, तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे ना कि इस लाइन जो ये जो स्लोप है ना, इस स्लोप के अलोंग हम प्रोजेक्टाइल करेंगे ऐसे, या फिर ऐसे कर लो, या तो ऊपर से नीचे भेज लो या फिर नीचे से ऊपर भेज लो। ठीक है, ये हम ऐसे क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। अब तुम मत बोलना कि हमें ना यहाँ से इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल किया या फिर यहाँ से ऐसे प्रोजेक्टाइल किया, ऐसा नहीं चलेगा। हम केवल इस लाइन के लॉन्ग प्रोजेक्टाइल करेंगे, इस लाइन के लॉन्ग ये। ठीक है, यहाँ से या तो ऊपर भेज लो या फिर नीचे भेज लो, इस लाइन के अलॉन्ग ही हम प्रोजेक्टाइल करने वाले हैं। आप ऐसे मत समझो कि मैं यहाँ पे खड़ा होके इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहा हूँ, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, काफी कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सॉल्व करने से पहले आपको जो है ना वो इंक्लाइन प्लेन दिया होगा, ये रहा भाई हमारा इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन को मैं ऐसे सीधा ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये बीटा एंगल का इंक्लाइन प्लेन है, यहां से मैंने यू स्पीड दी अल्फा एंगल पे। ठीक है, स्पीड जो प्रोजेक्टाइल जो किया है मैंने अल्फा एंगल पे किया है। अल्फा एंगल किससे बना रहा हूं मैं, अल्फा एंगल में
इंक्लाइन प्लेन से बना रहा हूँ, कभी भी मेरे को ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उससे जो है वो नहीं देगा, क्या बोलते हैं एंगल, मेरे को एंगल जो है इंक्लाइन प्लेन से ही दिया जाएगा जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ किसके, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन के, है ना। अब इसमें बेसिक थ्योरी क्या होती है, पहले क्वेश्चन है हमारा हाउ टू सॉल्व, क्वेश्चन लाल पेन से लिखते हैं भाई, हाउ टू सॉल्व आज हमारे पूरे लेक्चर की थ्योरी यही रहने वाली है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। बाकी ऊपर लिखा हुआ है, दोबारा क्यों लिखूं भाई, जब लिखा हुआ है तो दोबारा क्यों लिखूं मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हमारा एक इंक्लाइन प्लेन बनाया, ठीक है, जिसका एंगल बीटा था। अब सपोज यहां से मैंने अल्फा सॉरी यू स्पीड दी अल्फा एंगल पर, तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा स्पीड के दो कंपोनेंट करने हैं, एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो इस u का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक कंपोनेंट आ जाएगा u cos अल्फा, और दूसरा जो कंपोनेंट है वो जो कि परपेंडिकुलर होगा इंक्लाइन प्लेन के, वो हो जाएगा u sin अल्फा, ठीक है। तो मेरे को एक चीज पता चली कि बॉल की स्पीड है वो अलोंग द इंक्लाइन तो u cos अल्फा है, एंड और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन u sin अल्फा है। अब मैं इस u को भूल जाऊंगा, मेरा u से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब है u cos अल्फा से और u sin अल्फा से, ठीक है। अब ग्रेविटी कैसे होती है हमारे यहाँ, ग्रेविटी हमारे यहाँ हमेशा ऐसी होती है, आप चाहे उल्टे खड़े हो चाहे सीधे खड़े हो, चाहे लटक जाओ चाहे कुछ भी हो जाओ, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही रहेगी। अच्छा, अब तो ग्रेविटी के भी कंपोनेंट कर दो भाई, ग्रेविटी के भी दो कंपोनेंट कर दो, एक कंपोनेंट ग्रेविटी का परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन आ रहा है, और दूसरा कंपोनेंट ग्रेविटी का अलोंग द इंक्लाइन आ रहा है। बात समझ में आ रही है। अब आप मेरे को है ना ग्रेविटी का, जैसे मैंने यू का कंपोनेंट निकाला ना, जो पहली बार जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ग्रेविटी का निकाल के बताएंगे, एंगल वेंगल का हिसाब लगाओ, ठीक है। लगा लिया, अब मैं लगाता हूँ, देखो ये बीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस बीटा, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये 90 माइनस बीटा है, और ये जो है पूरा 90 डिग्री है, ये वाला जो पूरा 90 डिग्री है ये वाला एंगल, तो इसका सम प्लस इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला एंगल बीटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस ग्रेविटी के मैं दो कंपोनेंट करूंगा, एक होगा जी कॉस बीटा और दूसरा कंपोनेंट होगा जी साइन बीटा। अच्छा, अरे अपन शुरू से करते क्या आ रहे हैं, अपन शुरू से प्रोजेक्टाइल को दो पार्ट में डिवाइड डिवाइड करते आ रहे हैं। पहला पार्ट जो है अलोंग दी हॉरिजॉन्टल प्लेन होता था, और दूसरा जो कंपोनेंट होता था वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता था। अब चूंकि इसमें जो हमारा प्लेन है वो पहले से ही इंक्लाइन है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो जितने भी कंपोनेंट होंगे या तो हम हमारे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग करेंगे या फिर परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन करेंगे। पहले इंक्लाइन प्लेन नहीं होता था तो हम सारे कंपोनेंट या तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के अलोंग करते थे या फिर परपेंडिकुलर टू ग्राउंड करते थे। उस केस में हमारी स्पीड यू थी, ये वाला एंगल अल्फा होता था, तो हम यू कॉस अल्फा ये होता था, यू साइन अल्फा ये होता था। ग्रेविटी डायरेक्ट नीचे होती थी, तो ग्रेविटी का कंपोनेंट वर्टिकल में तो ग्रेविटी ही होती थी, लेकिन ग्रेविटी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में क्या होता था, सपोज ये वाला एंगल अल्फा है तो ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट क्या होगा जी कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसका मतलब जीरो, इसका मतलब ग्रेविटी का हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ग्रेविटी वर्टिकल वर्टिकल में तो ग्रेविटी का जी कॉस बीटा आ गया, लेकिन 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 क्या हो रहा है ना, हॉरिजॉन्टल में भी एक कंपोनेंट आ रहा है जी साइन बीटा, ठीक है, और वो कहाँ पे आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है हमेशा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, है ना, अब वापस हमारे वही रेंज निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे और मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे, अब कुछ हिसाब किताब लगाएंगे। अच्छा, इस बॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पहला पार्ट हमारा
हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, दूसरा पार्ट हमारा वर्टिकल मोशन के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, अब वर्टिकल का हिसाब लगाते हैं। तो वर्टिकल में तो वर्टिकल वेलोसिटी u साइन अल्फा है। ठीक है, और वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है क्या? आ रहा है। वर्टिकल में एक्सेलरेशन हमारा g cos बीटा आ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में अलोंग द इंक्लाइन u cos अल्फा स्पीड आ रही है। और ये बताओ, इसको मैं ए वाई लिखता हूँ। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में ए एक्स कुछ आ रहा है क्या? जी साइन बीटा आ रहा है। अच्छा, ये सारे केस तो है ना, है तो ग्राउंड टू ग्राउंड, लेकिन ग्राउंड टू ग्राउंड में क्या है, जो ए एक्स होता था ना हमारा, वो जीरो होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जी साइन बीटा जो है हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन आ रहा है। बस फर्क इतना है, ग्राउंड टू ग्राउंड और ग्राउंड टू, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड और इंक्लाइन प्लेन। इसमें फर्क यह आ रहा है ना कि केवल जी साइन बीटा एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ रहा है। अब इस कंपोनेंट की वजह से जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं उसमें क्या क्या चेंज आने वाले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसमें इसमें बताता हूँ। वर्टिकल मोशन के हिसाब से तो ये ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। तो ऊपर जाने में, ऐसे ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? टी जो है यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। यू परपेंडिकुलर कितना है? यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। यदि ये समझ में नहीं आ रहा तो बी वाई बराबर यू बाई प्लस ए टी लगा लो। बी बाई जीरो करो, यू बाई हमारा यू साइन अल्फा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन वर्टिकल में कितना है? जी कॉस बीटा, चूंकि माइनस में नीचे की तरफ है तो माइनस जी कॉस बीटा इंटू टी। तो टी जो है यू साइन अल्फा अपन जी कॉस बीटा आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऊपर जाने का टाइम। ठीक है, तो नीचे जाने का टाइम भी यही आएगा। दोबारा एक क्वेश्चन लगा लो, पहले मैंने यहां से यहाँ क्वेश्चन लगाई थी, अब यहां से यहाँ आप लगा लो, तो दोबारा वही आने वाला है। अच्छा, अब जब वापिस ये आएगा जमीन पर, जब इंक्लाइन प्लेन पर वापिस ही जब आएगा ना, तब इसकी स्पीड जो होगी वो यू साइन अल्फा ही होगी। ठीक है, जब उल्टा होकर सीधा यूं आ जाएगा, बस सीधा यूं गया और फिर वापिस यूं उल्टा आ जाएगा यू साइन अल्फा से। वो कैसे पता लगाओगे आप? वो आप थर्ड वाला फॉर्मूला लगा लो, बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, मतलब जितने से फेंका उतने से ही नीचे वापस आ गया वर्टिकल में। या फिर एनर्जी कंजर्वेशन से लगा लो। ठीक है, तो टी टोटल क्या आ जाएगा? टू यू साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा। अच्छा, फर्क क्या आया? फर्क हमारा ये आया, यहाँ पे कॉस बीटा आ गया। ठीक है, फर्क हमारा क्या आया? पहले वाले फॉर्मूले में क्या था? टू यू साइन थीटा अपॉन जी होता था, और यहाँ पे जी कॉस बीटा आ गया। अब दूसरा हम क्या निकालने वाले हैं? टाइम हो गया। दूसरा हम निकालने वाले हैं रेंज। ठीक है, रेंज निकालने के लिए, अच्छा मैक्सिमम हाइट भी एक चीज निकालनी होती है। ठीक है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी? इसको यहां से फेंका, ऐसे गया, तो मैक्सिमम हाइट हमारी ये होगी। ठीक है, अब ये बताओ, फर्स्ट पार्ट हमारा ये हो गया। सेकंड पार्ट मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये बताओ, इस इंक्लाइन प्लेन से जो पार्टिकल है या फिर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी है हमारे पास यू साइन अल्फा, जिसकी वजह से ये जो है ऐसे इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में मोशन कर रहा है। तो इन तो ऊपर जाने के लिए जिम्मेदार कौन है? यू साइन अल्फा। सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओ भाई, सेकंड नहीं, थर्ड वाला लगाओ। यहाँ पे बी वाई क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाई जो है जीरो होगा, और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी बी एक्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बी एक्स होगी के, और बी वाई जो है वो जीरो होगा। ठीक है, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, थर्ड वाला। तो बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू डेल्टा वाई। ठीक है, बी वाई जो है मैक्सिमम हाइट पर जीरो होने वाला है। बी वाई जो है
इनिशियली यू साइन अल्फा है प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है जी कॉस बीटा, चूंकि नीचे की तरफ है तो माइनस जी कॉस बीटा आ जाएगा, इंटू डेल्टा वाई क्या है ऊपर की तरफ जो है क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी यू, एच की वैल्यू आएगी यू साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन 2g कॉस बीटा, इसको और अच्छे से लिखो यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन जी परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको और अच्छे से लिखो 2 टाइम्स यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हाइट आ गया मैक्सिमम, टाइम आ गया। अब तीसरी चीज रेंज निकालो। अब रेंज भाई आप निकाल के बताओ, रेंज रेंज आगे हॉरिजॉन्टल में जाने के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है, यू कोस अल्फा, तो यू को, अच्छा अब ध्यान देने वाली बात यह है ग्राउंड टू ग्राउंड में हम डायरेक्ट यू इंटू टी कर रहे थे, यू एक्स इंटू टी कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन नहीं था, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है, इसका मतलब मैं सेकंड वाली इक्वेशन लगाऊंगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू एक्स कितना है यू कॉस अल्फा इंटू टाइम कितना लग रहा है यहां से यहां पर पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, इतना टाइम लग रहा है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या है वेलोसिटी के नेगेटिव था तो माइनस जी साइन बीटा आ जाएगा, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, टी बोले तो 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा का स्क्वायर, ये हमारा आ गई रेंज, काफी बड़ी रेंज आई है, कुछ नहीं है आप तो इसको याद रखो x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, इसको भी हम कहाँ याद रखते हैं, ये तो अपने आप याद होता ही जाता है, तो रेंज इज इक्वल टू यू पुट कर देना यू कॉस अल्फा है ना। अब है ना मेरा मानना ये है कि आप इनको रटो मत, हो सकता है क्वेश्चन में एंगल जो है कुछ अलग दे दिया हो, ठीक है, मान के चलो आपने ना इतनी अच्छी मेहनत करके सारे फॉर्मूले आपको याद है, ठीक है, अब पेपर में सपोज प्रोजेक्टाइल किया और क्वेश्चन में अल्फा यहां से दे दिया, ठीक है, सपोज टेन इनवर्स थ्री एंगल दे दिया ये अल्फा, अब आपको जितनी फॉर्मूले डेराइव थे वो सारे इस एंगल से डेराइव है हॉरिजॉन्टल से, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करोगे, या तो यदि आपको फॉर्मूले याद हैं तो जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें नाइन एल्फा, जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें आप 90 माइनस अल्फा पुट कर देना थीटा को, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन यदि छोटा है आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप वैसे डेराइव करो टू पार्ट में ब्रेक करके, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको, आपने एक बात नोटिस की होगी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर रहा हूं केवल दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल का अलग हिसाब लगा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी को देख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल के एक्सेलरेशन को देख रहा हूं, वर्टिकल की वेलोसिटी को देख रहा हूं और वर्टिकल की एक्सेलरेशन को देख रहा हूं, ठीक है, ऊपर जाने में वर्टिकल वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है, वापस नीचे आने में भी वर्टिकल वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है, और आगे बढ़ने में हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट जिम्मेदार है। आगे वाला कंपोनेंट कब तक आगे बढ़ता जाएगा, जब तक कि बॉल वापस नीचे नहीं आ जाती तब तक ये आगे बढ़ता जाएगा, तो घूम फिर के ये सब कुछ मैं हिसाब लगा रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत आसान है, ठीक है। अब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन, projectile motion on inclined plane is superposition of two straight line motion. Projectile on inclined plane is superposition of two straight line motion, one ऐसे कॉमा में लिखो वन वन along the inclined plane, one
along the inclined plane having constant acceleration. One, along the inclined plane having constant acceleration. ठीक है, दूसरा लिखो another constant velocity, another constant velocity perpendicular to inclined plane, another constant velocity perpendicular to inclined plane having constant acceleration in vertical. ठीक है, बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। टाइम निकाल लिया, रेंज निकाल ली, मैक्सिमम हाइट निकाल ली। ठीक है, बता दिया ग्राउंड में और इंक्लाइन प्लेन में क्या फर्क था। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप मेरे को लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चन करके बताओगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब मेरा है ना, तो फॉर्मूले कुछ याद रखने नहीं है आपको, तो जस्ट यदि कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है ना तो ऐसे याद रख लो, 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। ठीक है, और फिर देख लेना अल्फा जो है परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन कौन सा है, इनको याद मत रखो। ठीक है, और इसको कैसे याद रखोगे, u परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे 2 रह गया। ऐसे कुछ हिसाब लगा लो यार, कोई बड़ी बात है नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लाइन टू लाइन एक एक करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मेरे को पता है कि मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूं ना, मेरे को पता है। एक बार मैंने समझा दिया ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। तो क्वेश्चन आपका ये है कि देखो कुछ क्वेश्चन क्या है ना, देखते ही लॉजिक कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा, नहीं तो आप समझ जाओगे। आपको बताना है कि कितनी देर बाद वो वापस इंक्लाइन प्लेन पर आ जाएगा। फाइंड टी व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल बैक टू इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, आपको टाइम बताना है कि जब ऑब्जेक्ट फॉल्स बैक टू इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, वापस जो है इंक्लाइन प्लेन पर आता है। मतलब टाइम पीरियड पूछा है, मतलब टाइम पीरियड मतलब टोटल टाइम पूछा है ना। अब सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। सॉल्यूशन सिंपल है यार, t इज इक्वल टू, अच्छा अब आपको क्या करना है, आपको करना है, मैंने बताया था जब भी इंक्लाइन प्लेन के सवाल है आपका बेसिक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपको अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन में तोड़ना है। तो 20 cos 60, 20 cos 60 और 20 sin 60। ठीक है, 20 sin 60 कितना होता है, 20 इंटू √3/2 और 20 ये कितना होता है, 10√3, ये कितना होता है 10। तो ऊपर जाने के लिए ये वाला जिम्मेदार है। ठीक है, तो तो क्या, तो टी आ जाएगा 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। अच्छा, जी की वैल्यू यदि 10 यहाँ ले लेता हूँ तो ये वाला एंगल बीटा हो जाएगा, बीटा कितना है 30, तो 10 cos 30 और ये हो जाएगा 10 sin 30। 10 sin 30 बोले तो 5 और 10 cos 30 बोले तो 10 इंटू √3/2, तो 5√3। अच्छा, तो टाइम क्या आ जाएगा, 2 इंटू यू परपेंडिकुलर 10√3 अपॉन जी परपेंडिकुलर 5√3, √3 खल्लास 4 सेकेंड।
ठीक है, और रेंज ही बता दो भाई। रेंज जो होती है वो होती है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स कितना है 10, टाइम कितना लग रहा है 4 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है -5 इंटू टी स्क्वायर। टी कितना है 4 का स्क्वायर, तो 10 चौक 40 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस 5 इंटू 4 चौक 16/2 8, तो रेंज हमारी आ रही है 0। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा ये बताओ, आपने एक बात नोटिस की क्या, ये वाला एंगल जो है इंक्लाइन प्लेन का वो 30 है, और उसको पहले और 60 डिग्री इंक्लाइन से फेंक दिया। इसका मतलब फेंका तो इसको वर्टिकली है ना, फेंका तो इसको वर्टिकली था। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन हुआ तो क्या हुआ, ग्राउंड से इसका मोशन देखेंगे तो ऐसे जाते हुए दिखेगा, ऐसे गया और वापिस ऐसे आ गया, समझ गए हो, ऐसे गया और फिर वापिस ऐसे आ गया। क्यों, क्योंकि इसको वर्टिकली फेंका गया था ग्राउंड से, भले ही इंक्लाइन प्लेन से 60 फेंका गया, इंक्लाइन प्लेन पहले से 30 इंक्लाइंड है, तो ग्राउंड से तो है तो 90 डिग्री ना, तो वो इसको सिंपल ऐसे ऊपर फेंका और नीचे गया। तो वो कितने की स्पीड से फेंका 20 से फेंका, तो 20 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 2 सेकेंड ऊपर जाने में लगेंगे, 2 सेकेंड नीचे जाने में लगेंगे, तो टाइम आ गया 4 सेकेंड। और बताओ रेंज क्या होगी भाई, जब ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो क्या आगे बढ़ता है, नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता, तो रेंज 0 हो जाएगी। तो मतलब हमारे फॉर्मूले सब सही है। ठीक है, जो भी हम थ्योरी बता रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन और वर्टिकल टू इंक्लाइन, वो सारी फिट बैठ रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं भैया। ठीक है, बात अच्छे समझ में आ गई होगी, तो कभी भी ऐसा लॉजिक लगे ना, मतलब कुछ भी दिमाग में आ रहा हो शॉर्ट तरीका, तो अपन कर सकते हैं। इस वीडियो का मेन जो उद्देश्य हमारा क्या है, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इसको देख लो, सारा फंडा खत्म हो जाएगा, कोचिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिजिक्स के लिए तो। ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग है ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर दोगे। ठीक है, तो तो क्या, तो कुछ नहीं, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। ये कितना बड़ा बना दिया भाई, मारोगे क्या। ये क्या है 37 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बॉल है जिसको ऐसे ग्राउंड के ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया मैंने ग्राउंड से। ठीक है, कितनी की स्पीड से फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे गिरेगा, गिरेगा तो बता दो कितनी वेलोसिटी से गिरेगा, हाँ क्या एंगल पर गिरेगा और कितनी दूर जाके गिरेगा, ये तीनों चीज बता दो मेरे को आप। ठीक है, सॉल्व करने वाले हो नहीं करने वाले, सॉल्व करने वाले हो या नहीं करने वाले, तो वो आप मेरे को कैसे बताओगे भाई, नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, किस पेन से सॉल्व करूं, ब्लैक से ही करेंगे, ब्लैक हमारा फेवरेट है। स्पीड निकालनी है, एंगल निकालना है और रेंज निकालनी है। इसको ना 20 ले लो, ठीक है, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ठीक है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन आए ना इंक्लाइन प्लेन का, आपको बेसिक फंडामेंटल क्या करना है, पहले तो आपको इंक्लाइन प्लेन बना देना है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन बनाने के बाद आपको ये ऑब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट की परपेंडिकुलर वेलोसिटी अलग लिखनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग लिखनी है, और उसके पीछे ना जो जी है, जी क्या है हमारा 10 है,
तो 10 के ग्रेविटी के कंपोनेंट कर देंगे। अच्छा ये 37 है तो ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। तो जी कॉस 37 मतलब 10 इंटू कॉस 37 होता है 4/5। तो 5 दूनी 10, ये 8 आ जाएगा, इधर की तरफ 6 आ जाएगा। इसका मतलब ग्रेविटी के, ये हमारी ग्रेविटी थी, ग्रेविटी का इधर वाला कंपोनेंट तो आया 8 और ये वाला कंपोनेंट आया 6। और अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। और ये 20 है, 20 का अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट कितना आ रहा है? ये वाला एंगल बता सकते हो कितना है? ये वाला एंगल होगा, ऐसे देखो जेड बन रहा है ना, जेड बच्चों में पढ़ के आते हैं जेड बनता है, तो ये वाला एंगल जितना होता है उतना ही एंगल ये होता है, ठीक है। तो ये 37 हो जाएगा। तो 20 cos 37, तो 20 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, 5 चौका 20, 16। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 16 और 20 sin 37 इधर 3 कर दूं, 5 चौक 20, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, ये हमारा आ गया ए वाई, ये हमारा आ गया ए एक्स, ये हमारा आ गया यू वाई, ये हमारा आ गया यू एक्स। अच्छा अब मेरे को बी निकालना है। ठीक है, अब यार तो बहुत सिंपल सवाल है यार। बी एक्स जो होता है, चलो पहले बी वाई निकाल लेता हूँ, ठीक है। अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, सपोज ये यहाँ पे जाके टकराया, ठीक है, तो बी वाई इधर होगा परपेंडिकुलर और बी एक्स इधर होगा। बी एक्स और बी वाई निकाल लूंगा तो स्पीड आ जाएगी, थीटा आ जाएगा। अब सबसे पहले हम निकालते हैं टाइम, ठीक है। तो टाइम जो होगा वो होगा 2u परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। तो 2 इंटू यू परपेंडिकुलर कितना है 12, जी परपेंडिकुलर कितना है 8, 12 दूनी 24 डिवाइडेड बाई 8, 3 सेकंड। देखो अच्छा आंसर आया ना, बिल्कुल 3 सेकंड आंसर आ गया। मतलब यहाँ से यहाँ पर गिरने में 3 सेकंड का टाइम लगेगा। तो बहुत कुछ निकाल लेंगे अब यार। तो बी वाई निकालो, बी वाई हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो यू वाई कितना है 12 ऊपर की तरफ है, प्लस -8 नीचे की तरफ है, इंटू 3। तो 12 माइनस 24, 12 माइनस 24 मतलब -12। ठीक है, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसका आप हमेशा ध्यान रखोगे। हमेशा क्या ध्यान रखोगे, जो जिस स्पीड से ऊपर की तरफ फेंका था उसी स्पीड से वापस इंक्लाइन प्लेन को टकराएगा, ठीक है। तभी देखो मैंने सॉल्व करके ही बताया कि 12 आया नीचे की तरफ, माइनस आया मतलब नीचे की तरफ। तो बी वाई जो है माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, -12 आ गया, ठीक है। और बी एक्स जो होता है, बी एक्स जो है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है 16 प्लस ए एक्स की वैल्यू, अब यहाँ पे 6 होगी ना कि -6। 6 इसलिए होगी क्योंकि इस वक्त जो ग्रेविटी है वो स्पीड वेलोसिटी है ना उसके अलोंग है, मतलब सब एक ही डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव हमने इस वाली डायरेक्शन को लिया है। तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है और हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसका भी इसके इसी के अलोंग आ रहा है। तो 6 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 3। तो ये कितना आ रहा है 16 प्लस 18 34। एक्स की वैल्यू कितनी है 6, 3 सेकंड 6 18, 8 से 14, 34 ही आएगा भाई, इतना तो घबरा क्यों रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल ली मैंने। वेलोसिटी में एक कंपोनेंट तो हमारा आ रहा है 12 वर्टिकल में और एक आ रहा है 34। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी अंडर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। चलो ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर, ठीक है। और रेंज कैसे निकालूंगा, रेंज होगी, रेंज क्या होगी, रेंज होगी हमारी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। यू एक्स की वैल्यू बताओ भाई उधर से कितनी है 16, कितने टाइम तक के लिए है 3 सेकंड के लिए, हाफ ए एक्स की वैल्यू बताओ उधर से कितनी है 6,
टाइम कितना लग रहा है भाई? 3 का स्क्वायर। कर लो ऐसे सोल्व यार, 48 प्लस 27, ऐसा करो। 48 प्लस 27 कितना आता है? कर लो जितना भी है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही? आर निकाल लिया। थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा निकाल के बताता हूँ। जब इतना कुछ निकाल लिया तो थीटा कैसे निकालना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। ये देखो, ये ऐसे टकराया। किससे टकराया? सपोज बी वेलोसिटी से टकराया। अच्छा, बी में ये वाला कंपोनेंट तो मेरे को पता है, 12 था, अभी सॉल्व करा, वर्टिकल वाला, ठीक है। और एक हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट भी पता है मेरे को, बी एक्स। बी एक्स कहाँ है? 34। तो ये वाला एंगल नहीं बता सकते आप? टेन थीटा 34/12, बस। और और क्या हमारा बाकी रह गया है? ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, एंगल जो है ना, देखो, एंगल जो है ना, हम जो है जनरली इसको ऐसे फेंका तो ये वाला एंगल बताते हैं हम, थीटा। तो है ना, आपको कौन सा एंगल बताना है? कभी पेपर में आए तो आपको हमेशा ये वाला एंगल बताना है, थीटा। मैंने ये ऊपर वो गलत वर्टिकल से एंगल बताया था, जबकि एंगल हम हमेशा जिस प्लेन से हम फेंक रहे हैं उस प्लेन से बताते हैं। तो यहाँ पे टेन थीटा जो है, ये इस थीटा को मानो आप, तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा 12/34, ठीक है। तो आपको हमेशा किससे एंगल बताना है? जिस प्लेन से आप फेंक रहे हो ना उस प्लेन से एंगल बताते हैं हम, ठीक है। टाइम की कमी नहीं है हमारे पास। तो बेसिक फिनोमेना जो भी है आपको समझ में आ रहा है, मेरे को पता है। और अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ, जिसमें कोई दुविधा मेरे को नहीं महसूस हो रही है। दुविधा महसूस होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सवालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा ये है प्रश्न, जब तक प्रश्न पता नहीं होगा, प्रश्न हमारा ये था, पहले प्रश्न समझाए तो सही, ठीक है। तो है ना, प्रश्न हमारा ये बोलता है, क्वेश्चन हमसे पहले ये बोलता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट, व्हेन मत लगाओ, ऑब्जेक्ट हिट्स द प्लेन वर्टिकली, परपेंडिकुलरी लिख दो, ठीक है। परपेंडिकुलरी जो है ना, ये जो हमने बीटा एंगल से इसको प्रोजेक्ट किया, तो ये परपेंडिकुलर जो है ना इंक्लाइन प्लेन के, इसको इंक्लाइन प्लेन को टकराता है। तो आपको अल्फा बीटा में रिलेशन बताना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप सॉल्व तो करके बताओगे नहीं, करना तो मेरे को ही है, ठीक है। प्रश्न आपने अच्छे से लिख लो, है ना। करना क्या है कि प्रश्न में आपको एक क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन दी हुई है कि बॉल को जिस हमने जो प्रोजेक्ट किया है, जब वो इंक्लाइन प्लेन को टकराती है, तो वो ऐसे सीधा है ना वर्टिकली टकराती है, ऐसे यूं, जैसे ये प्लेन है, सपोज ये इंक्लाइन प्लेन का प्लेन है, तो इसको वर्टिकली ऐसे टकराती है, हिट ऐसे करती है, ठीक है, ऐसे वर्टिकली हिट करती है ऐसे, ठीक है। तो आपको अल्फा बीटा में रिलेशन बताना है, ठीक है। सॉल्व करता हूँ भाई, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अच्छा, ये बताओ,
वर्टिकल प्लेन को ऐसे सपोज बी वाई वेलोसिटी से हिट कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्टिकल वेलोसिटी बी वाई से हिट कर दिया तो क्या बी एक्स क्या होगा हमारा, बी एक्स जीरो होगा। यदि बी एक्स कुछ होता तो वर्टिकली कैसे हिट कर पाता, नहीं कर पाता, ठीक है। और इसको किस स्पीड से फेंका था, मान के चलो यू स्पीड से फेंका था, यू वेलोसिटी से। तो आपको करना क्या है ना, कि आपको फाइनल जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल में वो जीरो करनी है एक तो, ठीक है। पहले जी का कंपोनेंट तो कर ही लिया करो भाई, जी कॉस बीटा और जी साइन बीटा, ठीक है। यू के कंपोनेंट कर लो, ये बीटा, अरे यार उल्टा लिख दिया, यू कॉस अल्फा और यू साइन अल्फा। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, बता दूं, ये जो टकराएगा ना तो बी वाई यू साइन अल्फा ही होगा। पिछले सवाल में बताया था, सॉल्व भी किया था। जितनी स्पीड में, वर्टिकल स्पीड में ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं वर्टिकल वेलोसिटी से, उतनी ही स्पीड से वर्टिकली वापस टकराता है। इसका मतलब वो जो बी वाई है ना वो यू साइन अल्फा ही होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी वाई इज इक्वल टू यू बाई प्लस, सॉरी, बी वाई इज इक्वल, अरे यार वापिस बाई लिख दिया यार, बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। फाइनल बी एक्स जीरो करना है, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस अल्फा प्लस ए एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस जी साइन बीटा। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 2u। बताओ भाई फॉर्मूला बताओ, तुम फॉर्मूले बहुत याद करते हो ना, बताओ क्या है। फिजिक्स में मैं कभी फॉर्मूले में, तुम बहुत फॉर्मूले याद करते हो भाई। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा, करते हो नहीं करते। तो इसको उधर, इसको उधर, तो u कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2u जी, अच्छा जी से जी काट दूं, इधर मत काटो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे ना। 2 जी काट दिया, साइन बीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा, ठीक है। यू तो हट ही गया, इसका मतलब इसको उधर भेज देता हूँ मैं ना, 1/2 इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा टेन अल्फा और साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा टेन बीटा। यदि ये कंडीशन हो रही है ना तो ये पक्का है, गिरेगा ना तो सीधा वर्टिकली गिरेगा परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, क्या ऐसा पॉसिबल है, कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं, चलो यहीं बता देता हूँ। इसको मैंने, अब की बार मैं यहां से फेंक रहा हूँ, यहां से फेंका, यहां से फेंकने के बाद मैं चाहता हूं कि वो जब वापस टकराए तो वो वर्टिकली टकराए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या। इस वाले केस में ऐसा लग रहा है आपको कि जब जब ऑब्जेक्ट वापस टकराएगा तो वो ऐसा परपेंडिकुलर टकराना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो करना है आपको। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, सपोज इसको अल्फा एंगल पर फेंका तो पॉसिबल तो नहीं है यार। क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि बी एक्स जो है यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी है, आपका यू एक्स भी पॉजिटिव है, ए एक्स भी पॉजिटिव है। तो जब कुछ पॉजिटिव और पॉजिटिव आप कर रहे हो तो आप जीरो कहाँ से ला दोगे बी एक्स को, ये बताओ, नहीं ला पाओगे। हाँ, यदि आप यू एक्स आपका नेगेटिव होता, यू एक्स नेगेटिव कैसे होता, आप यू एक्स आपको ऐसे फेंकते ही हो, ऐसे यू एक्स आप, यदि आपने जी को पॉजिटिव मानना है इधर, है ना, तो आपको यू ऐसे फेंकना पड़ेगा, ऐसे अभी तो ऐसे ही तो फेंका था यार, क्यों चूतिया बना रहा है, ठीक है। अभी ऐसे ही तो फेंका था, बाप उधर जाके फेंक रहा है तू, ऐसा मत कर भाई। अब हमारा जो है प्रोजेक्टाइल खत्म होने के कगार पर है, ठीक है। शायद मैं इसमें एक या दो क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ ना कि जो जितनी भी टफ प्रॉब्लम्स हैं, दो तीन टफ टफ प्रॉब्लम्स मेरे को लगी थी, उनको मेरे को लग रहा है सॉल्व कराना चाहिए आपको, तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ।
ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था? 4 नंबर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं कि टाइम कितना हो गया? ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ये एक बॉल है, ठीक है, जो कि 5 मीटर ऊंची है। ठीक है, अब बताओ, ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इस इंक्लाइन प्लेन से जब बॉल टकराएगी तो वो ऐसे गिरेगी, ठीक है, वापिस ऐसे गिरेगी, ठीक है, ऐसे गिरती जाएगी। तो आपको बताना है पहला टप्पा यहाँ का आया, दूसरा टप्पा यहाँ का आया, तीसरा टप्पा यहाँ का आया, ठीक है। तो आप मेरे को क्या बताओगे? 5 मीटर ऊंची हाइट से एक बॉल को छोड़ा, पहला टप्पा यहाँ का आया, दूसरा यहाँ खाया, तीसरा यहाँ खाया। अब आपको बताना है कि तीसरा टप्पा कहाँ पे खाएगी। फाइंड पोजीशन वेयर थर्ड टप्पा बॉल खाएगी। ठीक है, फाइंड पोजीशन वेयर थर्ड टप्पा, तो बात समझ में आ रही है, थर्ड टप्पा बॉल खाएगी, ठीक है। तो मैं सॉल्व करके बताऊं? भाई तुझे तो करना ही है भाई, मेन प्रॉब्लम ये है ना कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन से घबराना नहीं है, ठीक है। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो पार्ट में तोड़ो, अलग अलग हिसाब लगाओ, मेहनत करो, आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को तो मिटा देता हूँ मैं, इसको तो लिखा रहने दो भाई। सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखा है मैंने, ठीक है। तो सॉल्यूशन बताना चाहते हैं, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, घबराना नहीं है। सॉल्यूशन, अच्छा ये बताओ मेरे को, है ना, ये बताओ, एक क्वेश्चन मिटाना है मेरे को, जगह चाहिए, ठीक है, एकदम खुला खुला डायग्राम बनाना है। मैं नहीं चाहता, अरे इधर बना देता है यार, उसको क्वेश्चन को मिटाने की जरूरत थी। चलो ठीक है, इधर बना देता हूँ। बॉल 5 मीटर हाइट से जब इस इंक्लाइन प्लेन को टकराएगी तब उसकी स्पीड होगी √2 GH। तो √2 × 10 इंटू हाइट है हमारी 5, तो स्पीड आएगी हमारी 10 मीटर। ठीक है, जब बॉल ने हिट किया तब हमारी स्पीड आई, बॉल ने जब हिट किया तब हमारी स्पीड आई 10 मीटर। इस 10 के दो कंपोनेंट करो, एक अलोंग दी इंक्लाइन प्लेन, दूसरा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। तो 10, ये वाला एंगल कितना होगा भाई? 37, ये 37 है, तो ये एंगल 53, मतलब ये 37। तो ये होगा 10 cos 37, मतलब 10 × cos 37 4/5, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। ग्रेविटी का भी कंपोनेंट करो भाई, ग्रेविटी हमारी ऐसे है, एक कंपोनेंट ये कितना है 37, तो वही आ गया क्या, ये 10 है, तो 10 cos 37, 8 इधर आ गया, 6 इधर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है अलग अलग हिसाब लगाना है, टाइम निकालना है और सॉल्व करना है। अच्छा, अभी बताओ, अब ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 8 की स्पीड से गया, ठीक है, 8 की स्पीड से वर्टिकल वेलोसिटी से गया, ठीक है। जब पहला टप्पा यहाँ खाएगा, सपोज पहला टप्पा तो यहाँ पे खा गया, दूसरा मान के चलो यहाँ खाया, तीसरा यहाँ पर खाया, जब दूसरा टप्पा इसने खाया तब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 8 ही होगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 8 ही होगी, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो उसकी चेंज हो जाएगी, सपोज bx हो गई, ठीक है। फिर वापस कोलिजन हुआ, यहां से टकरा के आई, तब 8 इधर गए, 8 इधर आया, ठीक है। कोलिजन होगा तो 8 रिवर्स होके वापस 8 की स्पीड से बॉल ऊपर जाएगी और फिर वापस 8 से
इधर टकराएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो अब ये बताओ कि इस फर्स्ट वाले में कितना टाइम लगा? फर्स्ट जो हमारा प्रोजेक्टाइल हो रहा है उसमें कितना टाइम लगा? उसमें टाइम हमारा लगा t इज इक्वल टू 2 टाइम्स यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। तो 2 इंटू यू परपेंडिकुलर कितना है हमारा? यू परपेंडिकुलर हमारा 8 और जी परपेंडिकुलर भी 8 है। इसका मतलब 2 सेकंड लग रहे हैं भाई। बात समझ में आ रही है? 2 सेकंड में जो है क्या, 2 सेकंड में क्या होगा? 2 सेकंड में यहां से बॉल यहां पे गिर जाएगी। ठीक है, अच्छा, यहां से यहां तक 2 सेकंड लगे। ठीक है, अब जब वापस बॉल टकराएगी यहां पर, तब वर्टिकल वेलोसिटी 8 होगी, है ना? अब जब इंक्लाइन प्लेन से टक्कर होगी तो वर्टिकल जो वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाएगी, रिवर्स होके दोबारा 8 हो जाएगी। ठीक है, यदि ई की वैल्यू 1 है, ई की वैल्यू 1 मान लो भाई, नहीं है तो 1 मान लो। ठीक है, तो टकराने के बाद ये वापस से ऊपर की तरफ 8 हो गई। ठीक है, हॉरिजेंटल में क्या होगी? बी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। यू एक्स की वैल्यू क्या है? 6 प्लस ए एक्स की वैल्यू क्या है? 6 इंटू टाइम कितना लगा यहाँ से आने में? 2 सेकेंड। तो 6 दूनी 12 और 6 18 इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल में, जो कि हमें उससे चाहिए, हमें जरूरत नहीं है उसकी, है ना? मैं आपको बता रहा हूँ, बस हिसाब लगा के बता रहा हूँ ना। तो ये 8 आ गई। अच्छा, अब वापिस जब यहाँ से यहाँ पर जाएगा तब उसको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम लगेगा उसको 2 टाइम्स यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। तो 2 टाइम्स यू परपेंडिकुलर कितना है? अरे भाई यहाँ पे भी यू परपेंडिकुलर 8 ही है, अपॉन जी परपेंडिकुलर भी 8 है। इसका मतलब वापस यहाँ से यहाँ आने में भी 2 सेकंड लगेंगे। अरे यार, इसका मतलब जितना टाइम बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचने में ले रही है 2 सेकंड, उतना ही टाइम बॉल यहाँ से यहाँ पहुंचने में ले रही है 2 सेकंड। अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि बॉल वापस इंक्लाइन प्लेन की तरफ आ रही है इस 8 की वजह से, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वही बॉल को वापस ऊपर नीचे लाने में जिम्मेदार है। अब चूंकि जब बॉल वापस ऊपर जा रही थी तो 8 से जा रही है, यहाँ पे भी ऊपर गई तो 8 से ऊपर गई। ठीक है, यहाँ पर भी बॉल गई तो ऊपर 8 से ही गई। ठीक है, इसलिए दोनों का टाइम जो है सेम लगने वाला है। अच्छा यार, जब टाइम ही सेम आ गया है ना, तब तो बहुत क्वेश्चन हो जाएगा। इसका मतलब ये दो रेंज हो जाएंगी यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल जो रेंज होगी ना, वो क्या होगी? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है? यू एक्स का है 6। टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। 2 + 2 इज इक्वल टू हाफ। एक्सेलरेशन कितना है? 6 इंटू टी स्क्वायर कितना है? 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। 6 × 4 = 24 और 3 16 × 48। तो 24 और 48 कितना होता है? 24 और 48 72 आंसर। ठीक है, तो बेसिक फिनोमेना जो है आपको समझ में आ रहा है, मेरे को पता है ना? तो प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन प्लेन के हमने काफी सवाल कर लिए हैं। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी देके मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूँ। ठीक है, चलो, मैं उसकी जानकारी दूं कि नहीं दूं? देखो, वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा आपको, है ना? चलो बता ही देता हूँ यार। ठीक है, चाहने वाले होंगे वो तो देखेंगे ही वीडियो। ठीक है, एक छोटी सी जानकारी थी, फटाफट 5 मिनट में खत्म करता हूँ। कि आप क्या चाहते हो ना, कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले। ठीक है, मैक्सिमम रेंज चाहते हो हमें, कि हम किस एंगल पर फेंकें। ठीक है, जैसे मेरे को है ना, आप है ना, आपने मेरे को स्पीड दे दी कि तेरे को 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल को फेंकना है और यहाँ पर खड़ा हो जा और ऐसे फेंक के बता। और तू ऐसा एंगल से फेंक कि जिससे बॉल है ना मैक्सिमम हो सके उतनी दूर जानी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा,
फेंक के देखूंगा, फेंक के देखूंगा। ग्राउंड में हमने ग्राउंड के जब सवाल किए थे तो हमने क्या हिसाब लगाया था, आप 45 डिग्री एंगल पे फेंको, आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम मिलेगी। अब मैं बात करता हूँ कि इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे कौन से एंगल पर फेंकूं जिससे मेरे को रेंज जो है मैक्सिमम मिले। अब है ना, ये सब हिसाब किताब लगाना बंद करो आप। मैं जनरल तरीका, जनरल जो है रिजल्ट बता रहा हूँ, जिससे है ना आप ना कहीं भी अपोजिट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है कि आपको क्या करना है, जैसे ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो हमें ना किस एंगल पर फेंकेंगे, हम फेंकेंगे एंगल बाइसेक्टर पर, ठीक है। आपको क्या करना है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल ढूंढना है, क्वेश्चन मतलब जहां से आप फेंक रहे हो। जैसे मैं ग्राउंड से फेंक रहा हूँ तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, अपोजिट ऑफ ग्रेविटी का एक, ग्रेविटी हमारी ऐसे है नीचे की तरफ, तो आपको ग्रेविटी के अपोजिट एक दूसरी डायरेक्शन लेनी है, ये वाली ग्रेविटी के अपोजिट ही हो जाएगी। तो ग्रेविटी के अपोजिट ये वाली डायरेक्शन लेके इन दोनों के बीच के जो एंगल है, सपोज ये अभी तो नैन है ना, ये जो भी कुछ एंगल हो, सपोज अल्फा बीटा कुछ भी ये एंगल है, तो इस एंगल के जो बाइसेक्टर होगा ना, उस एंगल पर आप फेंकिए। सपोज ये एंगल बाइसेक्टर कुछ भी आया, ठीक है, तो उस एंगल बाइसेक्टर में फेंकेंगे तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब यदि ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड में प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, और जो ग्रेविटी है वो ऐसे 90 डिग्री एंगल पर अपोजिट हो जाएगी। तो 90 का आधा बाइसेक्टर क्या होता है, 45। इसका मतलब आप 45 डिग्री एंगल पर फेंको, आपको जो है ना मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। ये तो हो गई हमारी ग्राउंड के लिए, ठीक है। दूसरा, जब हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तब आप क्या करोगे, तब मैं क्या करूंगा, तब आपको दो प्लेन बनाने हैं। एक प्लेन बनाना है प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट तो हमारा ये है, ये वाला, सपोज ये बीटा एंगल है, ठीक है। हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट ये है, ग्रेविटी कहाँ है भाई, ग्रेविटी हमारी तो ऐसे रहेगी, ग्रेविटी चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रेविटी तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। तो ग्रेविटी हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल थी और वर्टिकल रहेगी, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ ग्रेविटी बनाया, ये आया। अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट हमारा ये रहा, और ग्रेविटी हमारी, अरे थोड़ी टेढ़ी लग गई है ना, ऐसे सीधी, ठीक है, ऐसे सीधी, ठीक है। क्या चूतिया पता चल रहा है ये, ठीक है। ग्रेविटी का प्लेन हमारा ये हो गया, अपोजिट ऑफ ग्रेविटी का प्लेन। अब हमारा प्रोजेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये हो गया, ग्रेविटी हो गया। इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा ना, इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, इस बाइसेक्टर पे ना, इस बाइसेक्टर का जो एंगल होगा उस पर आप है ना बॉल को प्रोजेक्ट करो तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैं बता सकता हूँ ये बीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, 90 माइनस बीटा। अब इसका आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, 90 माइनस बीटा बाई 2। तो 90 माइनस बीटा बाई 2 एंगल पर फेंको, आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी यदि आप इंक्लाइन प्लेन पर फेंकते हो। अच्छा, ये तो है हमारा अपवर्ड के लिए। डाउनवर्ड के लिए क्या करोगे, डाउनवर्ड के लिए क्या करोगे, देखो ग्रेविटी का प्लेन तो हमारा ये हो गया। डाउनवर्ड में हम इस बार अब ऐसे फेंकेंगे, सपोज ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। अब हम ऐसे फेंकने वाले हैं ना, इन दोनों के बीच के जो एंगल है, सपोज ये अभी तो नैन है ना, ये जो भी कुछ एंगल हो, सपोज अल्फा बीटा कुछ भी ये एंगल है, तो इस एंगल के जो बाइसेक्टर होगा ना, उस एंगल पर आप फेंकिए। सपोज ये एंगल बाइसेक्टर कुछ भी आया, ठीक है, तो उस एंगल बाइसेक्टर में फेंकेंगे तो आपको रेंज मैक्सिमम मिलेगी, फॉर मैक्सिमम रेंज, ठीक है। अब यदि ग्राउंड की बात करेंगे तो ग्राउंड में
प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। और जो ग्रेविटी है वो ऐसे 90 डिग्री एंगल पर अपोजिट हो जाएगी। तो 90 का आधा बाइसेक्टर क्या होता है 45। इसका मतलब आप 45 डिग्री एंगल पर फेंको, आपको जो है ना मैक्सिमम रेंज मिल जाएगी। ये तो हो गई हमारी ग्राउंड के लिए, ठीक है। दूसरा, जब हम इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तब आप क्या करोगे, तब मैं क्या करूंगा, तब आपको दो प्लेन बनाने हैं। एक प्लेन बनाना है प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट तो हमारा ये है, ये वाला। सपोज ये बीटा एंगल है, ठीक है। हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट ये है। ग्रेविटी कहाँ है भाई, ग्रेविटी हमारी तो ऐसे रहेगी। ग्रेविटी चाहे कुछ भी हो जाए, ग्रेविटी तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। तो ग्रेविटी हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल थी और वर्टिकल रहेगी, ठीक है। तो अपोजिट ऑफ ग्रेविटी बनाया, ये आया। अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट, प्लेन ऑफ प्रोजेक्ट हमारा ये रहा, और ग्रेविटी हमारी, अरे थोड़ी टेढ़ी लग गई है ना, ऐसे सीधी, ठीक है, ऐसे सीधी। ठीक है, क्या चूतिया पता चल रहा है ये, ठीक है। ग्रेविटी का प्लेन हमारा ये हो गया, अपोजिट ऑफ ग्रेविटी का प्लेन। अब हमारा प्रोजेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल ये हो गया, ग्रेविटी हो गया। इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा ना, इन दोनों का जो बाइसेक्टर होगा, इस बाइसेक्टर पे ना, इस बाइसेक्टर का जो एंगल होगा उस पर आप है ना बॉल को प्रोजेक्ट करो तो मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो मैं बता सकता हूँ ये बीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा 90 माइनस बीटा। अब इसका आधा कर देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा 90 माइनस बीटा बाई 2। तो 90 माइनस बीटा बाई 2 एंगल पर फेंको, आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी यदि आप इंक्लाइन प्लेन पर फेंकते हो। अच्छा, ये तो है हमारा अपवर्ड के लिए। डाउनवर्ड के लिए क्या करोगे, डाउनवर्ड के लिए क्या करोगे, देखो ग्रेविटी का प्लेन तो हमारा ये हो गया। डाउनवर्ड में हम इस बार अब ऐसे फेंकेंगे, सपोज ये वाला एंगल बीटा है, ठीक है। अब हम ऐसे फेंकने वाले हैं ना नीचे की तरफ, तो ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा 90 प्लस बीटा। अच्छा भाइयों, भाइयों ये बताओ कि ये क्या प्रोजेक्ट प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये वाला जो प्लेन है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। क्या ये अपोजिट ऑफ ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी का अपोजिट प्लेन है। तो इन दोनों को बाइसेक्टर लो, इन दोनों को बाइसेक्टर ये रहा। तो इस बाइसेक्टर का जो एंगल है ना, बाइसेक्टर का एंगल ही मैं काला पेन से बता रहा हूँ, वो क्या है हमारा 90 प्लस बीटा बाई 2। इस एंगल पर आप प्रोजेक्टाइल करो। तो सपोज मेरे को यहां से मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल किया 90 प्लस बीटा बाई 2, तो ये जो रेंज मिलेगी ना मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलेगी। ठीक है, टाटा, खत्म, बाय बाय, आज का लेक्चर खत्म। बात बहुत अच्छे से समझा दी मैंने, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही है। अब हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिलेटिव मोशन शुरू करूंगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन शुरू करते हैं। बाय, सी यू, टाटा।